नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दंगल में आपका स्वागत है। आज के दंगल में हम 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग खत्म, 23 नवंबर को वोटिंग मतगणना हो जाएगी। वहीं झारखंड में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और फिर नतीजे एक ही साथ दोनों राज्यों के 23 नवंबर को आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 47 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख भी बताई है, जो कि 13 नवंबर की है, जहां पर यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, मिल्कीपुर सीट छोड़कर। इसी के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर, जो कि लोकसभा सीट है, वहां पर उत्तराखंड की जो केदारनाथ विधानसभा सीट है, इन दोनों पर 20 नवंबर को जब सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही होगी झारखंड में, तब यहां पर वोटिंग होगी। सारे नतीजे 23 नवंबर को एक साथ आने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि इन दोनों ही सीटों के लिए इलेक्शन पिटिशंस अभी विचाराधीन है। अब ये पिटिशन कब से लंबित हैं और क्यों इस पर फैसला नहीं हो सकता है, इसका पता नहीं है, पता लगना बाकी है। कुछ देर में शायद ये जानकारी भी दी जाए। लेकिन इन खबरों के बीच चर्चा में कुछ मुद्दे गठबंधन को लेकर भी है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 20-20 सीटों पर अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटने का मन बना लिया है। ये बड़ी खबर है। झारखंड, जहां पर खबर है कि वहां नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उम्मीदवार को भी उतारना चाहते हैं। तो क्या है चुनावी तैयारी, वहां कौन किस पर भारी और किस गठबंधन के अंदर भीतरघात की है तैयारी, इन सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, आपका परिचय उनसे कराएंगे। लेकिन घोषणा होते ही विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग आ गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाए हैं, वो सुनते हैं, फिर आगे चर्चा लिए चलिए, कम से कम चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड को चुनाव के लायक तो समझा। महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप एक निष्पक्ष चुनाव करवाइएगा। पक्ष और विपक्ष में भेद मत करिएगा। टीएन शेषन साहब के पद चिन्हों पर चलने की राजीव सर आप कोशिश तो करिए, क्योंकि आप वही चुनाव आयोग है ना जिन्होंने कह दिया था कि असली शिवसेना कौन सी है और असली राष्ट्रवादी कौन सी है। इसके लिए संशय पैदा होता है। खैर, अब आपने तारीख जाहिर कर दी है। 20 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान होगा और 23 को नतीजे आ जाएंगे शाम तक। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पूरे चुनाव को पारदर्शी ढंग से लेकर जाएंगे। आप यह भी मापदंड तय करेंगे कि कहीं कोई सरकार में बैठे लोग कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज जब आप सुबह 9 बजे बताए कि मैं 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और आज के दिन भी अगर लोक लुभावने वादे सरकार के लोग कर रहे हैं, बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, बांटिए, जनता को सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी अपनी मर्यादा होती है। जब सबको पता चल गया कि आज आपकी प्रेस है, आज से आचार संहिता लग जाएगी, फिर भी सरकारें नहीं सुन रही हैं, तो सोचिए कि वो कितना आपको गंभीरता से ले रही है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे चुनाव आयोग महोदय कि पूरी पारदर्शिता के साथ महाराष्ट्र के जन जन की आवाज बनिए। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता है ये शिवसेना यूबीटी गुट के, और इन्होंने ये कहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो निष्पक्ष चुनाव कराएं। इसी के साथ जो दिवाली तोहफा, क्योंकि दिवाली बोनस अभी से एकनाथ शिंदे ने आज ऐलान कर दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला किया है। तो चुनाव आयोग से लेकर एकनाथ शिंदे सब विपक्ष के एम्बिट में है, उन पर हमला हो रहा है। लेकिन दूसरी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, जो संगठनात्मक चुनाव है, संगठन के अंदर के चुनाव है, उसके लिए बीजेपी ने अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें बीजेपी संगठन में चुनाव को लेकर कई नियुक्तियां हुई हैं। के लक्ष्मण तेलंगाना राज्य के सांसद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के 26 सितंबर 2020 से भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है। डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी होंगे। नरेश बंसल, रेखा वर्मा सह चुनाव अधिकारी होंगे और संबित पात्रा भी बने हैं राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी। तो पार्टी के अंदर भी देखिए चुनावों की आज ही घोषणा हो रही है। इधर महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है। वहीं के लक्ष्मण, अब दिलचस्प बात यह भी है कि तेलंगाना से ये सांसद है, ओबीसी जो मोर्चा है पार्टी का, उसके अध्यक्ष भी हैं। इनका भी नाम चल रहा था, क्योंकि अभी पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में फैसला होना है।
ऐसे में इनका नाम भी फ्लोट कर रहा था कई नामों के साथ पार्टी अध्यक्ष को लेकर, इसीलिए ऐसा लगता है कि उस पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी घोषित किया गया है। लेकिन अन्य भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव अधिकारी घोषित किए गए हैं वो आपने देख लिया। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजना गाड़ी हमारे साथ प्रवक्ता यूबीटी गुट की शिवसेना की जुड़ गई हैं, अतुल लोंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, गुलाब चंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जुड़ गए हैं। भाई अब तो जब जब महाराष्ट्र पे चुनाव करना होगा, बहस करनी होगी, हमें कम से कम मिनिमम छह हमें रखने होंगे पार्टिसिपेंट्स, और उसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स तो बैठते ही हैं। हमें कुछ आराम मिलेगा, आपको ज्यादा आराम नहीं मिलेगा। बीच बीच में कोशिश हमारी होगी कि आप लोगों से भी कमेंट लें। लेकिन संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि को डायरेक्टर हैं लोक नीति CSDS के, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। इन सब से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, पहला बाण आ गया आपकी तरफ से, आनंद दुबे जी सामने आए हैं। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी बताइए, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधा उन्होंने कहा कि अच्छे निष्पक्ष चुनाव कराइए, और आपने महाराष्ट्र झारखंड को चुनाव के लायक तो समझा। ये जो देरी हुई है ना डेट्स अनाउंस में, उन पर उनकी टिप्पणी थी, पहला तीर खिंच चुका है। और शिंदे साहब दिवाली बोनस आज बांट रहे थे, उस पर भी टिप्पणी है, चुनाव प्रभावित कर रहे थे। जी देखिए, कुछ लोगों का जो है अपने स्वयं पर भी विश्वास नहीं और समग्र व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है। शिवसेना का जो विश्वास है वो पानीपत की लड़ाई में ढेर हो गया था, वो मुझे लगता है मातोश्री की लड़ाई में भी एकदम से ढेर हो गया है। शिवसेना का विश्वास शेष ही नहीं बचा है। अभी तो ये निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर यह विश्वास प्रकट कर रहे हैं। इनके नेता और मुख्य प्रवक्ता श्रीमान संजय राउत, वो तो इस देश के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान धनंजय चंद्रचूड़ पर भी अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं। इनको चीफ जस्टिस पर विश्वास नहीं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर विश्वास नहीं, इनको संसद पर विश्वास नहीं, इनको विधानसभा पर विश्वास नहीं, इनको लोकतंत्र के किसी। और ये सही बात है कि दरअसल जो है शिवसेना में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे हमें लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, हम तो ठोक तंत्र पर विश्वास करते हैं। और इनको इतना ठोक दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, ये फोक हो गए हैं, इसलिए जो है अब पूरी तरह से किसी में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बार विधानसभा के चुनाव के बाद इनके विश्वास का जो स्तर है और गर्त में गिर जाएगा, क्योंकि इनको किसी पर, अब उद्धव ठाकरे को आदित्य पर, आदित्य को तेजस पर, तेजस को रश्मि ठाकरे पर भी विश्वास बचेगा, इसमें भी आशंका है। ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगी आगे, लेकिन दिलचस्प है, जब जब प्रेम शुक्ला जी को अपना होम ग्राउंड मिलता है ना महाराष्ट्र वाला, तो ज्यादा जोश के साथ आप बोलते हैं। लेकिन इधर सामने से अतुल लोंडे पाटिल साहब भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा संजय जी, लेकिन एक रिएक्शन दे दे। संजय गुप्ता जी हमारे साथ नेता यूबीटी गुट के जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इधर से आप हमेशा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे का चेहरा होना चाहिए, क्या इस पर बातचीत हो गई है? क्या उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई है? क्या सीट बंटवारा हो गया? और वो कह रहे हैं कि आपस में ही नहीं बन रही है सबकी, जवाब दीजिए उनको। संजय जी देखिए, ये तो चुनाव की तारीखें तय की गई हैं, तो उसके बाद इन सब बातों पर भी चर्चा की जाएगी, और इस बात पर चर्चा होने के बाद जो भी फाइनल स्वरूप निकल के आएगा उस पर फिर डिस्कशन किया जाएगा। मगर जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ठोक तंत्र, बाला साहब किस पर विश्वास करते थे, ठोक तंत्र पर विश्वास रखते थे, तो इस लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इनको अच्छे से ठोका है, और रिजल्ट ये बताते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने इनको ठोका है। जिन बाला साहब ने इनकी पार्टी को सत्ता में लाए केंद्र में और महाराष्ट्र में, उनके परिवार के छाती में पांव रख करके जिस तरह से इन्होंने सत्ता को हासिल किया है, ये तारीख 23 नवंबर इनकी सरकार के जाने की है, और ये तारीख ये बताएगी कि दोबारा इस सत्ता में कभी नहीं आएंगे। तो ठीक है, अतुल लोंडे पाटिल साहब रुकिए, अब रुकिए, अपनी शायरी का अगला हिस्सा थोड़ी देर बाद कीजिएगा। संजय जी का एक अलग अंदाज रहता है, संजय जी एकदम धुन में रम के बोलते हैं। अतुल लोंडे पाटिल साहब, देखिए एक बड़ी लड़ाई आप लोगों के सामने ये होगी कि ये ठीक है कि आपने लोकसभा में तो अच्छा किया था, लेकिन हरियाणा के बाद अगर शिवसेना यूबीटी गुट के ही प्रवक्ता सामने आते हैं, अगर ये सामना में लिखा जाता है कि जीती हुई बाजी हारना कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे, तो ऐसे में खुलकर, मतलब घर के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो अगर अखबार में छपने लगे, आपकी आर्म ट्विस्टिंग खुलकर हो, तो आप उससे कैसे डील करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? अतुल जी। अंजना जी, उससे पहले तो मैं प्रेम भैया ने जो कहा पानीपत की बात, तो ये तो उन्होंने आज फिर से एक बार मान लिया कि अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लोग खड़े थे।
तो ये आक्रमणकारी लोग हैं, आक्रांताओं के साथ में है, उन्होंने बता ही दिया आज। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र ने पलट के जो जवाब दिया था तो दिल्ली हासिल कर ली थी, ये भी ध्यान में रखिए। अहंकार चरम पर है बीजेपी का, और जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बात अहंकार में डूबता हुआ, झलकता हुआ पूरा नजर आ रहा है। आप देखिए, इन्होंने जिस तरह से राजनीतिक संस्कृति की ऐसी तैसी की है। आपने कहा 6 लोग रहेंगे इसके बाद फ्रेम में, तो 4 ओरिजिनल और 2 डुप्लीकेट, ये भी बोल देना चाहिए था। आप देखिए किस तरह से फ्रीबीज की बात हुई है। तो फ्रीबीज ऐसे नहीं थी, वो तो आंखों में धूल झोंकी है महाराष्ट्र की जनता के। सही मायने में अदानी को महाराष्ट्र बेचने का काम किया है। 6600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट 15 सितंबर 2024 को दिया। 225 एकड़ की साल्ट पैन की लैंड 30 सितंबर 2024 को दे दी। 140 एकड़ लैंड फिर से धारावी के बाजू की 10 अक्टूबर 2024 को दे दी। 124 एकड़ देवनार डंपिंग यार्ड की लैंड कल दिए 14 अक्टूबर को। ये मोदानी कांड जो है, जो महाराष्ट्र बेचने का अदानी को, ये भी महाराष्ट्र की जनता समझती है कि ये फ्रीबीज के नाम पर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अब रही बात हमारी और शिवसेना की, तो सामना में लिखने का क्या अनुभव बताने का, प्रेम भैया भी सामना समाचार में लिखते थे। उन्होंने, हम बैठे थे एक बार, उन्होंने कहा कि अफजल खान की तरह चलकर आ रहे हैं बीजेपी को। मुझे आज भी वो उनका स्टेटमेंट याद है। तो सामना में लिखा जाता है, लेकिन अंदर खाने में जो चर्चा हो रही है वो बहुत हंसते खेलते माहौल में हो रही है। 2 मीटिंग्स में मैं खुद भी बैठा था, तो वहां पर कुछ तकलीफ नहीं है। कुछ तो सीटों का कम ज्यादा होता ही है, इनके यहाँ तो कौन कितना लड़ेगा ये पता ही नहीं है। अपोजिशन का एलओपी हासिल करने के लिए काफी जम के लड़ाई चल रही है महायुति में। तो एक बात तय है, महाराष्ट्र ठगा हुआ महसूस कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ है। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली से अमित शाह और मोदी ने जिस तरह से तोड़फोड़ की है महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति की, ये महाराष्ट्र भूला नहीं है। और आप देखिए 2000, लेकिन अतुल जी एक सेकंड, अभी जो हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने खबर दी उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 100 सीटों पर, आप लोगों को भी 100 सीटें मिल सकती हैं और 80 के आसपास सीटें मिल सकती हैं एनसीपी शरद पवार गुट को। क्या ये ऑथेंटिक है? क्या ऐसा ही कुछ चर्चा हो रही है? अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, और साथ ही क्या उद्धव ठाकरे को सीएम के चेहरे के तौर पर आप लोग प्रोजेक्ट करने को तैयार होंगे? देखिए, साहिल बहुत संजीदा पत्रकार है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की खबर दी है वो बिल्कुल कतई सही नहीं है। चर्चाएं चल रही है, और जो जहां से जीत सकेगा, जो जहां से जीतेगा, इसी फार्मूले पर हमारी चर्चा चल रही है। और बहुत थोड़ी सी सीट है, उस सीटों पे चर्चा हो जाएगी, सर्वे आ जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होकर, एक साथ होकर, पूरी ताकत के साथ लड़ती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है हरियाणा में जो हुआ है उसकी बहुत अनसुलझे सवाल है, हमने पूरे सबूतों के साथ सामने रखे हैं। इतना इनको अगर भरोसा है तो क्यों डरते हैं? चलो एक पायलट प्रोजेक्ट कर लो, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर पे चुनाव लेके दिखा दो। प्रेम शुक्ला जी एक छोटा सा जवाब, प्रेम शुक्ला जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद भदौरिया जी के पास जाऊंगी, छोटा सा। देखिए, यहाँ वहां की बातें सीधा बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति में यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में लड़ा, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट है। कांग्रेस ये कहने की स्थिति में है क्या? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा है और हमारे साथियों की विधायकों की संख्या कम है। यहाँ कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है, शरद पवार की के विधायकों की संख्या कम है, उद्धव ठाकरे के विधायकों की संख्या कम है, इनकी आधी है लगभग। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल क्या यह दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी क्या? तो इनके पास ये उत्तर नहीं है। इसका कारण है कि भीतर बहुत ज्यादा लड़ाई है। 100 में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, मतलब यूबीटी के बराबर। उकसा नहीं रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं। हाँ। देखिए अपने साथ बगल में रखकर धोखा करना ये बीजेपी की फितरत रही है। और सारे यानी अकाली दल से लेकर नीचे एआईएडीएमके तक जिस तरह से बगल में रखकर धोखा किया है, तो उसका नाम ही भाजपा है। कांग्रेस ने क्या कहा है आपको? हमने सीधा बताया कि जो जहां से जीत सकता है वो वहां से लड़ेगा। उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। 50-60 सीटों की बात है, वो सुलझ जाएगा मैटर। अब बड़े ये है तो देखेंगे शिंदे साहब और अजित पवार को क्या कहना है वो कहेंगे। अगर ये बड़े भाई है, उनको सीटें नहीं देना है, उनको लड़वाना नहीं है, साथ लड़वाना है, अजित पवार को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि उल्टियां होती है, वो बाजू में बैठते हैं। तो इनके लोग, शिंदे के लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने मजबूरी में किया है। 5-6 जन अलग कहता है, ऑर्गेनाइजर अलग कहता है अजित पवार जी के बारे में और उनके पार्टी के बारे में। तो ये सारा महाराष्ट्र के सामने है। कहने कहाने वाले। अभी तो आपने समझाया कि आपके यहाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। आप ही ने कहा कि सामना में वो ऐसे ही लिखते, अंदर में हंसी हंसी में बातें हो रही है। आप ही ने कहा ना सर
क्यों लिखते हैं, उनको नहीं, लिखने ये तो दीजिए, ये अंदर में अच्छी अच्छी बातें। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के तो बीजेपी क्या अलग है। कहते हैं उल्टियां हो रही ठीक है, है। अंदर बैठ के एक काफी बार निर्णय ले रहे हैं, बाहर कहते अनुराग हैं भदौरिया उल्टियां हो जी रही से है। यूपी पे चलते हैं, उसके बाद में शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता है उनके पास भी आएंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक एक रिएक्शन लेंगे। अनुराग जी, 9 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ एक बड़ी लड़ाई यहाँ की भी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और एक बड़ा कॉन्टेस्ट मुकाबला वहां होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सर्वाधिक सीटों पे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो सर्वाधिक सीटों पे लड़ते हैं एनडीए गठबंधन में, लेकिन सर्वाधिक सीटों पे हार भी जाते हैं। आपने लोकसभा का चुनाव देखा, सर्वाधिक सीटों पे लड़े, सर्वाधिक सीटों पे हारे। हम सर्वाधिक सीटों पर लड़े, सर्वाधिक सीटों पे जीते। इसी तरह अभी भी सर्वाधिक सीटों पे हम लड़ेंगे और सर्वाधिक सीटों पे जीतेंगे और ये हारेंगे, तय है। क्योंकि इनकी राजनीति तो विकास की है नहीं ना, नफरत की राजनीति है। देखिए उत्तर प्रदेश की बहराइच की घटना क्या हुई। यही घटना अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में होती तो अंजना जी बुरा मत मानिएगा, इन्हीं चैनलों पे लिखा जाता लंबा लंबा और बड़ा बड़ा पोस्टर चलाया जाता। एक तरफ अखिलेश जी की फोटो होती, नेताजी की होती, आजम खान साहब की होती। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश दंगा का प्रदेश बन गया है। लेकिन कल किसी ने नहीं चलाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कैसे चलाएंगे फिर? ये देखिए जिस देश के अंदर में ये हालात पैदा हो गए हो कि सत्ता के साथ कोई सत्ता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हो, तो आप बताइए फिर चुनाव पर अनुराग भदौरिया साहब का ऑडियो डाउन कीजिए, इनको थोड़ा सा समझाया जाए और इन्हीं के साथ, क्योंकि वो लगातार बोलते हैं तो सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ना आज तक ने ये लिखा है कि फला सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। अगर किसी दूसरी पार्टी ने हमला किया है तो हम जरूर दिखाते हैं, और अगर ऐसा आपने हमला किया है योगी आदित्यनाथ पर तो वो भी हम दिखाते हैं। अगर आप ये दिखा दें कि चैनल ये कह रहा हो किसी के बारे में, किसी सीएम के बारे में कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, तो फिर मतलब बात होगी अच्छी। वरना आपके ऐसे रोज आरोप लगाना और फिर भूल जाना, मुझे नहीं पता आपको इससे असर होता है कि नहीं होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी की आपको कितनी चिंता है नहीं है, लेकिन हमें है। इसीलिए मैं आपको अच्छे स्पष्ट शब्दों में बता दे रही हूं, ना आज तक ने कभी चलाया है, न चलाया था, न चलाएगा कि फला आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमला करती है तो हम उसके हवाले से खबर चलाते हैं। अब अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ एकनाथ शिंदे गुट से भी यहाँ पर प्रवक्ता है गुलाब चंद दुबे जी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। गुलाब जी, जरा बताइए, ये जो लड़ाई है इसमें एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ क्या ये लड़ाई होगी? दूसरा सवाल, बीजेपी क्या सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? और तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अभी भी गद्दार वाला ही नैरेटिव है जिसपे शिंदे साहब को घेरने की कोशिश हो रही है। गुलाब जी। जी जी अंजना जी, पहली बार आपसे मेरा साक्षात्कार हो रहा है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और सर्वप्रथम चुनाव आयोग द्वारा घोषित बहुप्रतीक्षित घोषित जो घोषणा की गई चुनाव आयोग के द्वारा, और एक चरण में चुनाव संपन्न होना होगा। हमें ऐसा लगता है कि 2014 से लेकर 2019 और पुनः उसी का पुनरावृत्ति 2024 में हो रहा है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव का अभी घोषणा की गई। आपने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में महाराष्ट्र के धरातल पर सीट शेयरिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध आज का नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हमारा संबंध रहा, हमेशा बड़े भाई छोटे भाई के रूप में हमारा बनता रहा। 2019 में देश को नहीं भूलना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए। 2019 में 144 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा, 126 पे हम। हमें लगता है कि वही मैत्रीपूर्ण संबंधों का पुनरावृत्ति होगा। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई मतभेद नहीं है अंजना जी, किसी प्रकार का कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, हम लोग सजग हैं। बहुत जल्दी आपके स्क्रीन में दिखेगा हम लोगों का मैत्रीपूर्ण और भावपूर्ण यह हम लोगों का संबंध, रिश्ता। अब रही बात, आपने गद्दार की बात की। धिक्कार है हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के उन विचारों को दमन करने वाले ये उभाटा के लोग। इनको तो देश के सामने मुंह नहीं दिखाना चाहिए। जिन्होंने ये कहा कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे सत्ता चलानी होगी उस दिन मैं अपनी राजनीतिक दुकान बंद कर दूंगा, उनके विचारों को दमन करके ये लोग हम लोगों को गद्दार कहते हैं। सच तो है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने हिंदू हृदय सम्राट माननीय साहब ठाकरे साहब के विचारों को लेकर के, हिंदुत्व को इस ज्वलंत विचारों को लेकर के वो निकल पड़े, और महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ के लोग इस भगवा ध्वज का सम्मान करते हुए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को पुनः एक बार महायुति के सत्ता स्थापित करने के लिए सजग हो चुके हैं। ठीक है,
ठीक है, अब तो उसी दिन तय होगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, वोटिंग होगी। एक बार जल्दी जल्दी सब पैनलिस्ट से ले लेते हैं। वो साल 2019 का जिक्र कर रहे थे, मैंने आपको बताया कैसे संजय जी 1990 से 2004 तक पहले शिवसेना ज्यादा 159, 170 के आसपास सीटों पर लड़ती थी और बीजेपी सिर्फ 112 पर औसतन। शिवसेना बिग ब्रदर, बड़े भाई की भूमिका में थी। 2009 के चुनाव में आइए, वहां पर भी शिवसेना 160 सीट पर और बीजेपी 119 सीट पर लड़ी। 2014 में जब गठबंधन टूटा, उसके बाद जब अलग अलग लड़े तो 260 सीटों पर बीजेपी और 282 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी। लेकिन 19 आते आते शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ी और कम सीटें थी बीजेपी से, 126 पर 56 जीती। उनकी स्ट्राइक रेट थी 44% और बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी, 105 जीती, उनकी स्ट्राइक रेट थी 64%। ऐसे में ये लड़ाई आज कहां पर आपको दिखती है? और अगर महायुति में देखें तो ऐसा लग रहा है, जैसा हमारे सहयोगी भी साहिल खबर दे रहे थे, 80 से 90 शिंदे गुट, 35 से 45 अजित पवार। इसका अर्थ है लगभग 120 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। हाँ, आपने सीटों का अनुमान लगा, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति को अगर हम देखें तो कैसे पहले शिवसेना एक बड़ी पार्टी थी, दोनों पार्टियों का जो गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना के बीच में, और धीरे धीरे शिवसेना का जो शेयर है वो घटते गया सीटों के लड़ने के हिसाब से। इसी का पैरेलल लगभग आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा। और अगर आप देखें बिहार में कैसे बीजेपी और जदयू का गठबंधन रहा, एक समय में जदयू बड़ी पार्टी थी और बीजेपी छोटी होती थी, सहयोगी दल, लेकिन धीरे धीरे अगर आप चुनाव को देखें और 24 आते आते तक देखें, ये भी लगभग वैसा ही पैरेलल है जैसा महाराष्ट्र में पैरेलल दिखता है, बिहार में भी वैसा ही पैरेलल है। अब सवाल स्ट्राइक रेट, अगर स्ट्राइक रेट को भी देखेंगे तो बिहार में भी वैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। जदयू का स्ट्राइक रेट कम हो गया और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ गया। मुझे लगता है ये सीधा सीधा संकेत देता है कि राज्य की राजनीति किस तरफ जा रही है और जनता किसे एक पहली पसंद के रूप में देख रही है। आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन जनता का पसंद बहुत साफ है। उनका झुकाव शिवसेना से हटकर बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये मेरे मानने या ना मानने से नहीं होगा, लेकिन आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं। आपने स्ट्राइक रेट का जिक्र किया, वोट प्रतिशत का जिक्र करें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसका सीधा सीधा सबूत है कि सबसे बड़ी पसंद महाराष्ट्र की जनता की बीजेपी आज दिखाई पड़ती है। पीएम की लोकप्रियता, क्योंकि आपने लगातार सर्वेस भी किया है, पीएम की लोकप्रियता को अगर वहां देखें, देखिए पीएम की लोकप्रियता अगर हम 19 और 24 स्टैंड एलोन देखें, निश्चित रूप से पीएम आज सबसे लोकप्रिय नेता है। ज्यादातर राज्यों में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें यह देखने को मिला कि राहुल गांधी की लोकप्रियता उनसे थोड़ी आगे हो गई। यूपी उनमें से एक राज्य था। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगभग बराबर हो गई। महाराष्ट्र भी उनमें से एक ऐसा राज्य है जहां पर पीएम की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर में के हिसाब से गिरी है। तो नेशनली भी पीएम की लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएम की लोकप्रियता पिछले 4-5 सालों में दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा नीचे। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए देखिए, एकनाथ शिंदे वर्सेस, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो एक एनालिस्ट के भी तौर पर हम लोगों के लिए भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी अगर शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे सीधा दोनों तरफ से सीएम कैंडिडेट सामने रख दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या परिस्थिति आपको बनती हुई दिख रही है? क्योंकि बहुत दिलचस्प अंदाज में आजकल शिंदे साहब प्रचार कर रहे हैं कि इस दाढ़ी पर शक मत करना, ये दाढ़ी वही है जिसने अगाड़ी को पीछे कर दिया। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी। अगर आप लोकसभा के अगर आप सीट वोट परसेंटेज को देखें, तकरीबन 26% वोट भारतीय जनता पार्टी को। जो नेक्स्ट पार्टी है वो कांग्रेस है, जो 16-10% के आसपास है। काफी लंबा गैप। जहां तक अगर आप वोटों के लिहाज से देखेंगे तो आपको ये जान के पता चलेगा कि तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर आज की तारीख में बीजेपी के साथ लोकसभा के चुनाव में उनको मिला है। जो नियरेस्ट है वो 90 लाख है जो कांग्रेस पार्टी को मिला। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और सिर्फ 9 सीट जीती है। यानी स्ट्राइक रेट 30% से कम के आसपास दिखाई पड़ता है। 32 के आसपास। जो दूसरा जो चिंताजनक है कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी, माफ करिए, बीजेपी शिवसेना ने 7 चुनाव लड़ा था और 51% वोट मिला था।
आज की तारीख में भी एक नाथ शिंदे, अजीत पवार, बीजेपी मिलकर जब चुनाव लड़ते हैं तो वोट शेयर इनका आता है तकरीबन 43% के आसपास। इसका मतलब 8% का जो 7% का जो ड्रॉप है लोकसभा के चुनाव में, अगर लोकसभा के चुनाव में ड्रॉप है तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 14 सीटें 2019 की तुलना में लूज की हैं। तो 14 सीटें लूज करना, सिर्फ 9 जीतना, 28 में चुनाव लड़ना, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी निष्कर्ष पे न पहुंचे। हरियाणा में अभी हाल में ही हमने देखा, लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत 19 से 24 देखें, गिरा 10% गिरा। और हम बहुत लोगों को लग रहा था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि लोकसभा में भी उनका वोट प्रतिशत गिर गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो महाराष्ट्र से यही बात मुझे अच्छी लगती है कि आप उन एनालिस्ट में से जो अपना भी एनालिसिस करने में से पीछे नहीं झिझकते हैं, क्योंकि ऐसा करना चाहिए, आप तभी फिर आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो आप अपने ही एक वेब में रह जाते हैं। देखिए, आपने शुरुआत इस बात से ही की थी और 26.18% वोट शेयर था बीजेपी का, लेकिन 9 सीटें आई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी 16.92%, उनकी 13 सीटें आई थी। उनसे थोड़ा सा नीचे यूबीटी गुट था 16.72% के साथ, उनकी 9 सीटें आई थी और 7 सीटें शिंदे साहब की आई थी, जबकि उनका लगभग 13% वोट शेयर था। जल्दी से आपको क्या लग रहा है, क्या ये आ रही हूँ अतुल जी, आ रही हूँ एक बार विनोद जी। नहीं, देखिए, ये मुख्य रूप से जो है ये चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूँ कि घोषित हो या अघोषित हो, एमवीए की तरफ से उद्धव ठाकरे ही उसका चेहरा होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई पैन महाराष्ट्र लीडर नहीं है आज की तारीख में। नाना पटोले जरूर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्लेम भी करते हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता नहीं है। शरद पवार के पास अजीत पवार हो सकते थे अगर वो साथ में रहते, लेकिन वो अलग हो गए। उनके पास भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हो। उद्धव ठाकरे चूंकि मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिरा करके एक नाथ शिंदे ने जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो सीधे सीधे महाराष्ट्र की जनता के सामने उद्धव ठाकरे को लेकर एमवीए अगर जाएगी और सहानुभूति फैक्टर की बात करेगी, गद्दारी की बात करेगी, ये सारे मुद्दे उठाएगी, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ही आगे रख के लड़ना पड़ेगा ये चुनाव। और मुझे लगता है कि देर समय जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये उद्धव बनाम शिंदे ही चुनाव होगा। अतुल जी, आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, आपके एनालिसिस से 2 बातें सामने आई है अंजना जी। थोड़ा सा मैं जो एनालिसिस है उसे मेरी तरफ से रख दूं। बीजेपी 29 सीटें लड़ी थी, 28 से 29 सीटें लड़ी थी लोकसभा में, और कांग्रेस लड़ी थी 17 सीटें। तो कांग्रेस ही, अगर 17 सीटों का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कांग्रेस ही नंबर 1 की पार्टी जो है, वो एक्सेप्टेंस कांग्रेस को मिला है। सामने वाली अगर सीटें लोगे आप, बीजेपी और कांग्रेस जहां लड़ी थी, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ही नंबर 1 की पार्टी जो है वो बन के आई थी। अब रही बात चेहरे की, चेहरे पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हम महाविकास आघाड़ी सामूहिक नेतृत्व से सामने जाने वाले हैं, ये हमारी बात तय हो चुकी है। कल हमारे 2 दिन पहले हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आदरणीय शरद पवार साहब थे, उद्धव जी थे, नाना पटोले जी थे, सारे पृथ्वीराज चौहान से लेकर सारे नेता हमारे थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि महाविकास आघाड़ी इकट्ठा लड़ेगी, साथ में लड़ेगी, और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो महाविकास आघाड़ी का होगा। तो वो विषय बिल्कुल कहीं खड़ा नहीं होता है। आपके एनालिसिस से आया है कि बीजेपी की सीटें कैसे बढ़ती गई, तो किसके बिहाफ पे बढ़ती गई। तो एक अमरवेल होता है ना, पैरासाइट, तो पैरासाइट की तरह उन्होंने सीटें खाई है अपने ही अलायंस पार्टनर की, अपने अलायंस पार्टनर को ही खत्म करके बीजेपी बड़ी हुई है। तो पैरासाइट की तरह बीजेपी सामने आती है, हमने अपनी जगह बनाई है। तो ये अंतर आपके एनालिसिस शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। वो आपको परजीवी कहने लगे? नहीं, परजीवी तो कांग्रेस है। पूरे देश में बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे कहीं लड़ी और कांग्रेस बची हो। भारतीय वो समाजवादी पार्टी पर जो है अमरबेल बनकर बैठती खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में, वो टीडीपी के साथ खड़ी होती है। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको सुन रहा था ना। पैरासाइट जैसे आपने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपको जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं तो आप बहुत चिढ़ जाएंगे, भी चिल्लाने लगेंगे। पैरासाइट जैसे शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अभद्रता कांग्रेस के संस्कार में है। कृपा करके मुझे बताइए। नहीं, पैरासाइट जैसे शब्दों का आपने पैरासाइट कहा, मैंने नहीं कहा। इसमें क्या नहीं अभद्र क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कांग्रेस खटमल है, कांग्रेस खटमल है, अभद्र नहीं है ना। कांग्रेस को खटमल को पैरासाइट खटमल होता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? बुरा नहीं लगेगा ना? कांग्रेस खटमल है ये कहूं मैं, अच्छा लगेगा? पैरासाइट का खटमल, आप पैरासाइट का महाराज हो गए साहब। आप देखिए, आप अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, आप बोलिए। आप पैरासाइट कर दो, उसका प्रकार बता दिया तो नाराज हो गए। आप अपनी संस्कृति और आपके जो विचार है वो दिखा रहे हैं। आप काहे नाराज हो गए फिर? अब मैं खटमल मच्छर पैरासाइट होता है। अब एक नाम मैंने बताया, एक जंतु का नाम बता दिया। जनता देख रही है,
कि एनालिसिस करते समय विनम्रता से शब्दों को रखना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृपया ना करें। हम लोग इस पर अलग से एक दिन गोष्ठी करेंगे, एक गोष्ठी करेंगे बहुत बड़ा, लेखकों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, कि पैरासाइट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर खटमल है। वापस टॉपिक पर आइए। हाँ, गोष्ठी करेंगे बहुत बड़ा। अब सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें हम, तो कांग्रेस की लगातार सीटों की संख्या नीचे चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी, हम 117 सीटों पर 1990 में लड़े थे और उस समय हमको 42 सीटों पर सफलता मिली थी। उसके बाद से 95, 99, 2009 हमारी सीटों की संख्या 2009 में नीचे आई, हम 42 सीटों पर फिर चले गए। हम 2014 में अकेले लड़े और 123 सीटों पर गए, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। हम पिछली बार भी लड़े, हम 104 सीटों पर गए। कांग्रेस की जो है वोट परसेंट संकुचित होता चला गया। आप 21% पे खड़े थे 2009 में, 16.5% पे आज खड़े हैं आप, तो 5% आपके वोट प्रतिशत घटा है भाई साहब। और आप जो है 2004 के चुनाव में आपसे एनसीपी बड़ी पार्टी थी, बाद में छोटी हो गई, तो एनसीपी पर आप पैरासाइट बनकर टूट पड़े क्या, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो कृपा करो। और आप तो 99 में शरद पवार और सोनिया गांधी एक दूसरे के का शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, चुनाव खत्म हुए साथ आ गए। तो ये इस तरह की बातें भी महाराष्ट्र में बारंबार सबके सामने आई हैं। श्रीमान शरद पवार जो हैं वो कभी राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे, ये भी सत्य है। 2019 के विधानसभा का जो रिजल्ट था वो भी दिखा देते हैं, साइड वाला जो बना हुआ है वो दिखा दीजिए रिजल्ट, ठीक है। 2019 का अगर रिजल्ट देखें तो 105 है ना अतुल लोंडे पाटिल साहब, बीजेपी 26% के आसपास वोट के साथ, और आपकी सीटें थी 44, लगभग 16% वोट के साथ। अतुल जी नहीं, 2019 की बात तो बराबर है, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। 2014 और 2019 की परिस्थितियां काफी अलग थी, आज की परिस्थितियां काफी अलग है। उन्हें हमारे ऊपर उंगली रखने के लिए 1000 सवाल खड़े किए जा सकते थे, आज उनके ऊपर 1000 उंगलियां उनके ऊपर है, 1000 बातें उनके ऊपर है कि आपने क्या नहीं किया। पहले इसमें मैंने सारी बातें रखी कि कैसे धूल झोंकी गई है, कैसे लोगों को बेरोजगारी पे इन्होंने कैसा ये किया है। महंगाई का तो आप पूछो मत ना, कितनी महंगाई बढ़ी है। सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, गन्ने का किसान, प्याज का किसान, हर बात में पॉलिसी से परेशान होकर किसान परेशान है, फसल बीमा से लेकर किसान परेशान है। तो हर चीज में महंगाई से महिलाएं परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है। तो ये परेशानी है। उद्योग जो है हमारे यहाँ से छीने गए, वेदांता फॉक्सकॉन से लेकर टाटा एयरबस से लेकर वर्ल्ड ड्रग से लेकर वेब इक्विपमेंट से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर सारे प्रोजेक्ट हमसे छीने गए। उद्योग में महाराष्ट्र पहले नंबर पे हुआ करता था, पर कैपिटल इनकम में पहले नंबर पे हुआ करता था, जीडीपी में पहले नंबर पे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनसे बातचीत कर रही है, सुनिए। महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी उपचुनाव हम सबके लिए तैयार हैं, बहुप्रतीक्षित थी ये तारीखें, और महाराष्ट्र में तो खासतौर से महाविकास अघाड़ी पूरी तैयारी के साथ इंतजार में थी कि तारीखों का ऐलान हो। महाविकास अघाड़ी वहां सरकार बनाएगी, और झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन पुनः सरकार वापस लेके आएगा। वायनाड हमारे लिए बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है, जहां से प्रियंका जी चुनाव लड़ने जा रही हैं, और जो प्यार, जो समर्थन वायनाड ने राहुल गांधी जी को दिया था, वैसा ही प्यार समर्थन वो प्रियंका जी को भी देगा। प्रियंका जी में देश इंदिरा जी की एक छवि देखता है, तो हम सारे लोग चाहते हैं कि प्रियंका जी देश की लोकसभा में आए और राहुल जी के कंधे से कंधा मिला करके सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़े। तो कुल मिलाकर के ये तमाम तारीखें हमारे लिए बहुत बहुप्रतीक्षित हैं, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के लिए। तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं इन सारी जगहों पर। दरअसल इमरान साहब जो है महाराष्ट्र से सांसद है राज्यसभा के, तो उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, और जिस तरह से हरियाणा में जो नतीजे आए, कहा जा रहा है जो बयार बह रही थी वो अब विपरीत हो गई है कांग्रेस के। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो महादंगल है और झारखंड का दंगल है वो काफी मुश्किल होने वाला है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में तो लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और सरकार बनाने के बाद, विधायकों को तोड़ने के बाद, फिर पार्टियों को तोड़ा, फिर डबल इंजन के साथ एक और इंजन जोड़ा, एनसीपी अजीत पवार जी के गुट को। उसके बाद भी महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार डिलीवर कुछ नहीं कर पाई।
कानून व्यवस्था के नाम पे बदलापुर से बांद्रा तक स्थिति बदहाल है। अभी 3 दिन पहले जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के हाथ बिल्कुल बेसिर पैर खाली है, मैं तो ये कहूंगा। अभी तक आखिरी जांच तक कहीं नहीं पहुंच पाई है सरकार। तो कानून व्यवस्था के नाम पे, किसानों के मुद्दे पे, रोजगार के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे महाराष्ट्र में सरकार पूरी तरह से घिरी हुई थी और हम इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। जो परिणाम लोकसभा में हमने महाराष्ट्र में दिया है उससे बेहतर विधानसभा में देंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव राज्य का चुनाव है और वहां की जनता उस लोकतंत्र के लूटने के खिलाफ मत देना चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे। महत्वपूर्ण है कि आपने कहा महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। देखा जाए तो एक तरीके से हरियाणा में जो नतीजे आए, पार्टी लीडरशिप ने आपके बैठक ली थी महाराष्ट्र के नेताओं की और बोला कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कंप्लेसेंट नहीं होना है और जमीन पर मेहनत करनी होगी। तो क्या वो एक जो सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर से, वो नजर आएगा इस बारी? और क्योंकि आप लोग के लिए भी ये और राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा, देखिए अग्नि परीक्षा राहुल जी कई बार दे चुके हैं और सफल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव उसका सबसे बड़ा परिणाम है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में गठबंधन हमेशा से बहुत मजबूत रहा है और महाराष्ट्र से ही इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा सांसद बनाया गया है और कई लोग जो एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं रखते थे कांग्रेस पार्टी के पुराने साथी कि वो भी राज्यसभा पहुंचे, वो सब देखकर हैरान रह गए थे। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कांग्रेस में आए हुए, लेकिन उनकी अच्छी खासी अब एक मतलब पार्टी के अंदर एक पैठ हो गई है और वो महाराष्ट्र को लेकर अपनी बात कह रहे थे राहुल गांधी ने कई सारे लिटमस टेस्ट दिए हैं, वो होंगे। लेकिन मिल्कीपुर पर चर्चा हो रही थी तो अनुराग जी के पास जाने से पहले जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, अवधेश प्रसाद ने 2022 में अपने चुनावी एफिडेविट को, अवधेश प्रसाद वही है जो कि फैजाबाद सीट से जीते, मिल्कीपुर सीट से वो पहले विधायक थे तो उन्होंने मिल्कीपुर सीट खाली किया था। ऐसे में जानकारी के मुताबिक वही अवधेश प्रसाद ने 2022 में अपने चुनावी एफिडेविट को जिस वकील सत्यापन कराया था, सर्टिफिकेशन कराया था, दरअसल उस वकील का लाइसेंस निरस्त हो चुका था और कोई नवीनीकरण भी नहीं था। बाबा गोरखनाथ ने अदालत को ये कहा था कि ये पूरा एफिडेविट यानी कि अवधेश प्रसाद का जो चुनावी हलफनामा है वो फर्जी है, अवैध है वकील की वजह से और इस आधार पर उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। इसी आधार पर बाबा गोरखदास ने अवधेश प्रसाद को चुनावी जीत को निरस्त करने की मांग की थी और यह मामला पेंडिंग था, जिसकी वजह से मिल्कीपुर सीट का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन मिल्कीपुर सीट को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा अनुराग जी, एक बड़ी लड़ाई ये भी है कि 2024 में बीजेपी बहुत अच्छा कर नहीं पाई थी उत्तर प्रदेश में। ये 9 सीट्स पर जो चुनाव होगा वो योगी के लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट है, तो आप लोगों के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए तो है ही। देखिए अभी जो हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में है, जिस तरह से पुलिस कस्टोडियल डेथ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी एक दलित बच्चे की मौत हुई लखनऊ में, पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, उसके बाद उसकी मौत हुई। सोचिए आप, इसी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, दंगे देखने को मिल रहे हैं। ये सरकार की कानून व्यवस्था है जिस सरकार में दंगे होने लग जाए और सरकार विपक्ष पे उंगली उठाए। जिस सरकार के अंदर में बुलडोजर इलीगल माने बुलडोजर का अन्याय बढ़ जाए और जिस सरकार में इनकाउंटर पे सवाल उठने लगे, वो सरकार को कौन वोट देगा? क्योंकि सरकार कभी विकास की राजनीति करती नहीं है, किसानों की बात करती नहीं है, रोजगार पे राजनीति करती नहीं है। इनकी राजनीति किस पे? बुलडोजर पे, इनकाउंटर पे। और अभी जिस तरह का दंगा देखने को मिला, पुलिस कस्टोडियल डेथ देखने को मिलती है, तो कौन इन्हें वोट देगा? क्योंकि समाज के अंदर में शांति का वातावरण बनाए रखने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। क्योंकि नफरत का जहर नफरत की राजनीति करते हैं, जो नफरत के राजनीति। बिल्कुल 2024 के नतीजों पर सवार समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके लिए ये 9 सीटों पर भी उदासीनता है। इन 9 सीटों में इनका खाता भी खुल जाए तो बड़ी बात होगी। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, याद ही आपको उपचुनाव में कैसे आजमगढ़ खो दिया था, रामपुर खो दिया था, तो जो आजमगढ़ और रामपुर तक हार चुके हैं वो इस उपचुनाव में 9 की 9 सीटें निश्चित तौर पर हारेंगे। रामलीला वाला कैरेक्टर कौन है? रामपुर भी जीत लिया। ये रामलीला वाली हंसी कौन हंस रहा है? आजमगढ़ भी जीत लिया। रामलीला वाली हंसी बहुत जोर से हंस रहे हैं आप। अरे रामलीला वाली आजमगढ़ भी जीता, रामपुर भी जीता, कराल भी निकल रही है और आप कराहते रहेंगे। हम क्या करें बताओ? कराहते रहेंगे, हम क्या करें? नहीं, मेरी आजमगढ़ भी जीते, रामपुर भी जीते, आप भूल गए। अट्टहास भरने की आदत भूल गए, हम दोनों जगह जीते। हाँ तो क्यों जीते? नहीं, हम नहीं जीते।
अरे भाई मैंने उपचुनाव कहा, आपके साथ संकट यही कहाँ है जीते? कि रामपुर जीते आपके हो? कान जो है ठीक से नहीं अरे चलता जीते हो थे, रामपुर? चलती है। अरे उपचुनाव नहीं जीते थे, उपचुनाव अच्छा। नहीं जीते थे, आजमगढ़ भी हार गए हो। नहीं जीते थे उपचुनाव। आजमगढ़ हारे हो कि नहीं हारे हो? हमने हारे हो कि नहीं हारे हो आजमगढ़? क्या जुगलबंदी चल रही है, रामपुर हारे हो कि नहीं हारे हो? कमाल की जुगलबंदी। भूल गए हो? नहीं, जुगलबंदी आप करा रहे हैं, मैं तो उनके बीच में बोल नहीं रहा था, नहीं मैं भूल उनको गए। शांति से सुन भूलने रहा की तैयारी हो था। गई है। देखिए कांग्रेस सपा ये लोग अभद्रता करने के अलावा कुछ करते नहीं है, नहीं, आप लोग चूंकि बहुत बड़ा ही अजीब मामला है। मैं तो उनको बहुत तरीके शांति से बोल रहे सुनता थे, रहा, इसलिए मैंने वो कहा। अभद्रता करने पर आमादा है। प्रेम जी पूरा कीजिए जल्दी से, 2 लाइन। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के बीच में कूद पड़ो, अट्टहास करने लगो। हम लोग इस तरह से अट्टहास कर सकते हैं किसी भी टेलीविजन चैनल पर आकर अनायास अट्टहास, वरना भदौरिया जी इससे आपको जितना अंजना जी बारंबार डांटती हैं, अगर कोई और पैनलिस्ट होता तो शर्म के मारे उस पैनल पे नहीं आता। लेकिन ये भी जो है आपका गजब का जो है विश्वास है कि अंजना जी बारंबार आपको शो पर डांटती हैं, फिर भी आप जो है जिस तरह से आप आते हैं, इसको पता नहीं हिंदी में क्या शब्द ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उर्दू में एआई कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो इसलिए करती हूँ कि भदौरिया जी नेशनल टॉपिक नहीं है। अच्छा, संजय गुप्ता जी बहुत देर से दाढ़ी मल रहे थे और वहां पर वो कह रहे हैं शिंदे साहब कि दाढ़ी वाले को कम में मत आंकना। वो कह रहे हैं अघाड़ी वालों को हमने परेशान कर दिया। 2 लाइन का कमेंट। वैसे एक दाढ़ी वाले सैनी देखिए, साहब मैं तो हाँ हरियाणा में मैं तो अपने बीजेपी के साथियों से यही कहूंगा कि जिन हमारे साथियों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री आज भी इनका नहीं है। हमारे साथियों पे ज्यादा एतबार मत करना, ठीक। इसलिए ये कब बदल जाएंगे ये पता नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ ये हमें सभी का धन्यवाद करना पड़ रहा है। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 नवंबर को पता चल जाएगा दोनों ही जगहों पर किसकी बनेगी सरकार।